खनक ने बड़ी फुर्ती से बंदूक को उठा लिया और अगले ही पल गोली चलने की आवाज़ आई। आवाज़ को सुनकर खनक के हाथ से डर से बंदूक छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। असवद के हाथों में गन थी जिसे अभी उसने चलाया था। असवद गुस्से में बंदूक की नोक से खनक का चेहरा ऊपर करके अपनी सर्द आवाज़ में बोला, डोल, तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुम्हारे हर एक कदम पर मेरी अच्छे से नज़र रहती है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में जो भी कोई उल्टी खुराफात चल रही है उसे रोक लो, क्योंकि अगर मैं चला गया तो रुकूंगा नहीं। अभी रेस्ट करो, कुछ घंटों में तुम्हारे लिए लहंगा और ज्वेलरी भिजवा दूंगा। रेडियो कर नीचे आ जाना, और अगर नहीं आई तो मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं क्या करूँगा। खनक ने गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अथवत गुस्से में खनक के दोनों गालों को पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते हुए बोला, डोल, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे इग्नोर करो, समझी? बोलकर असवद ने गुस्से में खनक का चेहरा छोड़ दिया और बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। असवद के जाने के बाद खनक रोने लगी। कुछ घंटों बाद खनक दुल्हन के जोड़े में शीशे के सामने बैठी थी। उसकी आंखें रोने की वजह से बिल्कुल लाल हो गई थी। रेड कलर का ब्राइडल लहंगा और उससे मैचिंग ज्वेलरी, चेहरे पर ब्राइडल मेकअप, खनक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कनक उसके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं थी। उसके कानों में कुछ टाइम पहले के शब्द गूंज रहे थे, जब उसने कुछ टाइम पहले भागने की कोशिश की थी। डोल, अगर तुम रेडी होकर मंडप में नहीं आई तो तुम्हारी दोस्त किसी से शादी करने लायक नहीं बचेगी। और तुम्हारी अम्मा, तुम चाहती हो इस हालत में वे भूखी मरे? अगर नहीं चाहती तो अब बिना कोई होशियारी के चुपचाप रेडी होकर मंडप में आ जाना। खनक खुद को शीशे में देखते हुए दुखी होकर बोली, कितने सपने संजोए थे, लेकिन आज सब टूटकर बिखर गए। अपनी शादी को लेकर कितने अरमान थे, लेकिन सब अरमान कहीं दब गए। शिवजी जी ऐसा पति मांगा था जो मुझे टूट कर चाहे और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करे, लेकिन वो पति इतना गुस्सैल होगा ऐसा तो मैंने कभी नहीं मांगा था। लगता है शिवजी को सुनने में कोई दिक्कत हो गई थी, इसलिए तो प्यार की जगह गुस्से करने वाले एजी ओजी दे दिए। बोलते हुए खनक ने गुस्से में अपना मुंह बना लिया। तभी एक नौकरानी दरवाजे पर नॉक करते हुए बोली, मैडम, आपको बॉस ने नीचे बुलाया है। ये सुनने की देर थी कि खनक का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उठी और नीचे जाने लगी। हर एक कदम के साथ से ऐसा लग रहा था जैसे वो शादी करने नहीं, मौत के कुएं में जा रही है। कनक ने धीरे से अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो हॉल में बहुत बड़ा मंडप सजा हुआ था और चारों तरफ बॉडीगार्ड अपने हाथों में गन लिए खड़े थे। मंडप के बीच पंडित जी डरते हुए शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे। ये सब देखकर खनक का दिल और भी जोरों से धड़कने लगा। तभी किसी ने उसके सामने आकर अपना हाथ किया। खनक ने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो उसके सामने ब्लैक कलर की शेरवानी पहने असवद खड़ा था। ब्लैक कलर की डिजाइनर शेरवानी में असवद किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। असवद को देखकर खनक के दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। तभी उसके कानों में असवद की सर्द आवाज़ पड़ी, डोल, अपना हाथ दो। खनक ने जल्दी से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। असवद के हाथ में खनक का हाथ बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह लग रहा था। असवद खनक के बड़े सलीके से नीचे उतारने लगा। खनक उतरते हुए बार बार असवद को देखे जा रही थी। कुछ ही देर में दोनों मंडप के नीचे थे। असवद ने खनक का हाथ पकड़कर उसे मंडप में लगे सोफे पर बैठाया और खुद भी अपनी जगह पर बैठ गया। पंडित जी दोनों को डरते हुए वरमाला दिए। असवद ने पहले वरमाला खनक को पहनाया और फिर खुद ही जबरदस्ती खनक के हाथों से अपने गले में वरमाला पहन ली। पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़ा किया। असवद तो खड़ा हो गया, लेकिन खनक अभी भी अपनी जगह पर बैठी हुई थी। असवद ने गुस्से में खनक की बाजू पकड़कर उसे खड़ा किया और जबरदस्ती ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठाकर फेरे लेने लगा। खनक गुस्से में आंसू बहाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन असवद ने उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। कुछ ही मिनट में फेरे कंप्लीट हो गए। पंडित जी ने डरते हुए असवद को सिंदूर की डिब्बी और मंगलसूत्र दिया। असवद ने पहले
खनक के गले में मंगलसूत्र पहना दिया और उसके बाद डिब्बी से सिंदूर लेकर खनक की मांग में भर दिया। खनक की आंखों से एक कतरा आंसू लेकर उसकी गालों पर बह गया। अश्वथ ने गुस्से में अपनी बॉडीगार्ड को देखा। अपने बॉस का गुस्सा देखकर बॉडीगार्ड ने जल्दी से पंडित जी को दक्षिणा दी और वहां से जल्दी से भेज दिया। कुछ देर बाद कनक अश्वथ के कमरे में उसके बेड पर अपने चेहरे पर घूंघट डाले बैठी थी। इस वक्त उसके दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा तेज थी और वो हल्की हल्की काँप भी रही थी। अश्वथ का रूम फूलों और कैंडल से डेकोरेट था और बेड पर भी रोज़ पेटल पड़ी हुई थी। तभी कनक के कानों में किसी के चलने की आहट पड़ी, जिसे सुनकर कनक बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसने जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़ लिया। कुछ देर बाद अश्वथ रूम में आया और पूरे कमरे को एक नज़र देखकर अपने बेड की तरफ बढ़ गया। इस वक्त उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अश्वथ बेड के पास आया और ब्लैंकेट को अपने ऊपर डाले कनक को ऊपर से ही देखने लगा। ब्लैंकेट के अंदर कनक अपने हाथ जोड़े शिवजी जी से प्रार्थना कर रही थी। शिवजी जी, प्लीज़ मुझे मेरे एजी ओजी से बचा लीजिए। अब तो वो ज़बरदस्ती मेरे एजी ओजी भी बन गए हैं। मैंने फिल्मों में देखा है, अगर मेरे एजी ओजी ने भी मेरे साथ वो सब किया तो। बोलते बोलते कनक के कान गर्म हो गए और वहीं अश्वथ ने कुछ पल कनक को देखकर अगले पल उसे ब्लैंकेट सहित अपनी गोद में उठा लिया। कनक एकदम से चीख पड़ी और उसने जल्दी से अपना चेहरा निकालकर अश्वथ के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और डरते पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? अश्वथ कनक का चेहरा देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, डॉल, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है, इसलिए तुम्हें वार्म कर रहा हूँ। बोलकर अश्वथ कनक को धीरे से बेड पर लेटाने लगा। डर से कनक के दिल की धड़कन और भी तेज हो गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्योंकि अश्वथ उसके ऊपर झुका हुआ था। कनक को लगा कि अश्वथ उसे किस करेगा, इसलिए उसने डर से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और अपने निचले होठ को अपने दांतों से दबा लिया। अश्वथ की नज़र कनक के मासूम चेहरे से होते हुए उसके होठों पर जाकर टिक गई, लेकिन अगले पल उसने अपने दिमाग को झटका और धीरे से अपने हाथ बढ़ाकर कनक की ज्वेलरी उतारने लगा। कनक को जब ये महसूस हुआ तो उसने झट से अपनी दोनों आंखें खोल दी और अश्वथ को देखने लगी, जो बिना भाव के उसकी सारी ज्वेलरी निकाल रहा था। सारी जल्दी से ज्वेलरी निकालने के बाद अश्वथ ने एसी का रिमोट उठाकर एसी ऑफ कर दी और कनक को सही से ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे को चूमते हुए बोला, गुड नाइट डॉल। कनक अपनी आंखें खोली नासमझी से अश्वथ का चेहरा देखे जा रही थी। अश्वथ बेड से उठकर वॉशरूम में चला गया। कनक अश्वथ के बारे में सोचते सोचते कब गहरी नींद में सो गई उसे पता ही नहीं चला। वॉशरूम। अश्वथ के दोनों हाथ वॉल पर थे। शावर का ठंडा ठंडा पानी उसके जिस्म को भिगो रहा था। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल थीं और उसकी आंखों के सामने कुछ सीन चल रहे थे। ये सब याद आते ही अश्वथ की आंखें और भी ज़्यादा गुस्से से लाल हो गईं। उसने शावर बंद कर दिया और अपने हाथ का मुक्का मारकर दीवार पर चिल्लाते हुए बोला, वो सिर्फ मेरी डॉल है और हमेशा मेरे पास ही रहेगी, अब वो कहीं नहीं जाएगी। कुछ घंटे बाद अश्वथ अपनी कमर पर पतली सी टॉवल लपेटकर बाहर आया। उसकी बॉडी इस वक्त बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। अगर कोई भी लड़की अभी उसे इस हालत में देखती तो पक्का उसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाती। अश्वथ ने अपनी नज़रें घुमाकर बेड पर सोती हुई कनक को देखा और चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ घंटे बाद अश्वथ चेंजिंग रूम से बाहर निकला और अपनी स्टडी रूम में चला गया। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़कियों से छनकर सीधे बेड पर गहरी नींद में सो रही कनक के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो नींद में ही कसमसाने लगी और अगले पल उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गई। कनक अपनी नज़रें पूरे रूम में घुमाते हुए खुद से बोली, मेरे एजी ओजी कहाँ गए? कहीं सुबह सुबह ही अपने ऑफिस के लिए तो नहीं निकल गए? गुस्से में खुद को डांटते हुए
उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है, वो मेरे एजी ओजी नहीं है, बोलकर खनक बेड से उतरकर ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। मांग में सिंदूर, अपने गले में मंगलसूत्र देखकर खनक की आंखों में आंसू आ गए और वो कुछ सोचने लगी। फ्लैशबैक। कनक तख्त पर बैठी टीवी में सीरियल देख रही थी जिसमें कमल की शादी हो रही थी। उसके पास ही नैना भी बैठी टीवी देख रही थी। कनक मुंह बनाते हुए नैना से बोली, ये भी कोई शादी है? इसमें दूल्हा घोड़ी पर तो आया ही नहीं और ना ही दुल्हन ने डांस किया। अपने गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए, मेरी शादी में देखना मेरे एजी ओजी मुझे घोड़े पर लेने आएंगे और मैं अपनी फेवरेट गाने पर डांस भी करूंगी। कनक को खुश होता देखकर नैना उसके सर पर टीप मारते हुए बोली, मैडम अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ, ये कोई मूवी नहीं चल रही जिसमें घोड़ा जिसमें दूल्हा घोड़ी पर आएगा। कनक भी कहाँ चुप रहने वाली थी। गुस्से में नैना से शर्त लगाते बोली, देख लेना, अगर मेरी एजी ओजी मुझे घोड़ी पर लेने नहीं आए तो मैं शादी नहीं करूँगी। फ्लैशबैक एंड। पिछली बातें याद करके खनक की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसे अपने कंधे पर किसी की तेज पकड़ महसूस हुई। खनक ने अपने लहंगे को कसकर मुट्ठियों में भर लिया और अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। उसका दिल इस वक्त बहुत तेजी से धड़क रहा था। अश्वथ ने खनक के कंधों को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी बंद आंखों को देखते हुए बोला, डॉल ओपन योर आइज। कनक ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उस हैंडसम फेस को देखने लगी जिसे देखने के लिए हर लड़की तड़पती है, लेकिन खनक इस मामले में काफ़ी लकी थी। अश्वथ खनक का मासूम सा चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोला, टोल वाई आर यू क्राइंग? खनक सिसकते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, आप जबरदस्ती मेरे एजी ओजी बन गए। मुस्कुराकर सोचते हुए, मेरे कितने सपने थे कि मेरे एजी ओजी घोड़ी पर आएंगे। और गुस्से में मुंह बनाते हुए, लेकिन आप तो गधे पर भी नहीं आए। जबरदस्ती आंसू बहाते हुए, मैंने सोचा था जब मेरे एजी ओजी से शादी होगी तो मैं अपनी शादी में खूब सारा डांस करूंगी, वो भी मेरे सैया सुपरस्टार गाने पर अपनी कमर मटकाते हुए। मेरी सैया सुपरस्टार, मैं फ़ैन हुई उनकी, मेरी सैया सुपरस्टार, बोलकर खनक रुकी और गुस्से में अश्वथ को घूरते हुए बोली, लेकिन आपने सब कुछ खराब कर दिया और अब मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी। अश्वथ जो इतनी देर से खनक की नॉन स्टॉप बातें सुन रहा था, जैसे ही उसने ये सुना कि खनक उससे बात नहीं करेगी, वह अचानक ही गुस्से में चिल्लाते बोला, खनक स्टॉप। अश्वथ की इतनी तेज आवाज़ थी कि बेचारी कनक एकदम से चुप हो गई और सहमी नज़रों से उसे देखने लगी। अश्वथ ने कनक की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लिया और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, डॉल तुम कभी मुझसे बात करना बंद नहीं कर सकती, समझी? एंड व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, एजी ओजी घोड़ी? खनक भी गुस्से में चिल्लाते बोली, एजी ओजी मैं आपसे बात नहीं करूँगी और आप मुझे ज़बरदस्ती बात नहीं करवा सकते। आपने मेरे साथ गलत किया है, कम से कम मुझे शादी करने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने कुछ भी नहीं पूछा। मैं खनक अपनी शिव जी की भक्त आपसे बात नहीं करूँगी और ना ही खाना खाऊंगी, बोलकर खनक गुस्से में पैर पटकते हुए बाथरूम में चली गई। अश्वथ ने गुस्से में अपना हाथ जोर से शीशे पर मारा जिससे शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया और उसके कुछ टुकड़े अश्वथ के हाथ में लग गए और उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। अश्वथ गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, व्हाट द फक, मैं एएस अश्वथ सिंह शेखावत, मैं किसी के ऑर्डर फॉलो नहीं करता, बल्कि लोग मेरे ऑर्डर फॉलो करते हैं। उस पागल लड़की को क्या लगा मैं उसकी बचकानी डिमांड पूरी करूंगा? नेवर, बोलकर अश्वथ गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। कुछ घंटों बाद खनक सावर लेकर रूम में आई और परेशान होकर अपने माथे पर हाथ मारते बोली, हे शिवजी जी, गुस्से में अपने एजी ओजी से कपड़ों के बारे में पूछना तो भूल ही गई। कुछ सोचते हुए डेविल स्माइल करते हुए, तो क्या हुआ शिवजी जी, अगर मेरे पास कपड़े नहीं हैं, एजी ओजी के तो हैं, अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मैं आपकी भक्त खनक कैसी हूँ। जीना मुश्किल कर दूंगी उनका, उन्हें इतना परेशान करूंगी कि वे खुद ही मुझे मेरी अम्मा के पास छोड़कर आएंगे, बोलकर खनक खुद को ही शाबाशी देते हुए बोली, वाह मेरी शेरनी, बोलकर खनक
खुद ही हंस पड़ी और असवद के कबड़ की तरफ बढ़ गई। खनक ने असवद का कबड़ खोलकर देखा तो गुस्से में उसका मुंह बन गया, क्योंकि कबड़ में असवद के ऑफिस जाने वाले महंगे सूट थे। खनक ने दूसरे कबड़ का डोर स्लाइड किया और देखने लगी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हुई, क्योंकि उस कबड़ में लड़की के कपड़े थे और उसकी साइज के ही कपड़े थे। खनक लड़की के कपड़ों को देखकर अपनी जासूसी दिमाग चलाते बोली, एजी ओजी की अलमारी में लड़कियों के कपड़े, कहीं मेरे ओजी ओजी मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। गुस्से में अपने हाथ का पंच बनाते हुए, अगर ऐसा हुआ तो आज वो मेरे हाथों से बहुत पिटेंगे। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी मासूम सी खूबसूरत बीवी को धोखा देने की। बोलते हुए खनक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। खनक ने गुस्से में एक जोड़ी कपड़े निकाले और उन्हें पहनकर रेडी हो गई। खनक ने अपने लंबे बालों का बन बनाया, उसके बाद अपने होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई और मांग में हल्का सा सिंदूर भर लिया। पिंक कलर की टी शर्ट, वाइट कलर का ट्राउजर, मांग में चमकता सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में रेड कलर का चूड़ा, वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। खनक कमरे से निकलकर नीचे आई तभी एक मेड उसके सामने आकर अपना सर झुकाते हुए बोली, मैम, मैं आपका ब्रेकफास्ट लगा दूँ? ब्रेकफास्ट का नाम सुनकर खनक को भूख लगी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ी उसे अपनी कही बात याद आ गई। मैं खनक अपनी शिवजी जी की भक्त, आपसे बात नहीं करूँगी और ना ही खाना खाऊंगी। अपनी बात याद आते ही खनक के कदम रुक गए और वो परेशान होते हुए अपने मन में बोली, हे शिवजी जी, अब मैं क्या करूं? भूख के मारे तो मेरी जान जा रही है, और कुछ देर नाश्ता नहीं किया ना तो सच्ची मेरी तो जान ही निकल जानी है। कुछ सोचकर उसकी आंखों में चमक आ गई और वो चहकते हुए अपने मन में बोली, मैंने तो खाना खाने से मना किया था, लेकिन ये खाना थोड़ी ना है, ये तो नाश्ता है। खाना तो दोपहर को खाया जाता है और मैं खाना नहीं खाऊंगी। सोचकर खनक के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो जल्दी से मेड के साथ नाश्ता करने डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। खनक डाइनिंग एरिया में आकर अपनी जगह पर बैठ गई। मेड ने खनक की प्लेट लगाई। खनक ने अपने दोनों हाथ जोड़कर शिवजी जी का नाम लिया और नाश्ते पर टूट पड़ी। खनक इतनी स्पीड से खाना खा रही थी कि जैसे उसने कभी खाना देखा ही ना हो। मेड हैरानी से अपने सामने बैठी पतली दुबली लड़की को देख रही थी, जो दिखने में तो दुबली पतली सी लग रही थी, लेकिन वो इतना खाना खाती है उसने शायद अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। खनक ने देखते ही देखते अपने नाश्ते की पूरी प्लेट साफ कर दी। मेड ने यह देखकर उसे दोबारा पूछा। खनक ने इस बार भी कुछ ही देर में नाश्ते की पूरी प्लेट साफ कर दी। ये देखकर मेड की आंखें बाहर निकलने को तैयार हो गई। खनक अपने पेट पर हाथ रखते हुए मन में बोली, शिवजी जी, मैंने इतना नाश्ता कर लिया है कि 4 दिन तक तो भूख ही नहीं लेगी। अब जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर रात को एजी ओजी को परेशान भी तो करना है। बोलते हुए खनक के होठों पर शरारती मुस्कुराहट तैर गई और वो अपनी सीट से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। मल्होत्रा कंपनी सीईओ के केबिन में एक आदमी जो करीब 40 से 45 के करीब का था, वो गुस्से में सभी चीज़ों को ज़मीन पर फेंक रहा था। उसका चेहरा इस वक्त गुस्से में बिल्कुल तमतमाया हुआ था। तभी उसका असिस्टेंट डरते हुए उसके केबिन में आया और अपना सर झुकाते बोला, बॉस, ये वाली डील भी हमारे हाथ से निकल गई। ये सुनने की देर थी कि सिराज मल्होत्रा गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाते बोला, आखिर मुंबई में ऐसा कौन पैदा हो गया जो सिराज मल्होत्रा का शिकार छीन रहा है। असिस्टेंट अपनी कांपती आवाज़ में धीरे से बोला, एएस। एएस का नाम सुनकर सिराज का चेहरा गुस्से से काला हो गया और अपने दांत पीसते हुए बोला, तो मुर्गा बच गया है और अब शेर से उसका शिकार छीनने की बचकानी हरकतें कर रहा है। कोई बात नहीं, एक बार अगर बच गया तो दोबारा नहीं बचेगा। बोलते हुए सिराज मल्होत्रा के होठों पर खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। उसका असिस्टेंट समझ गया कि ज़रूरत के बॉस के दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। एएस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, असवद का केबिन। असवद चेयर पर बैठा हुआ पेपर वेट को घुमा रहा था। उसके होठों पर कातिलाना मुस्कुराहट थी जो किसी भी लड़की का दिल धड़का सकती थी। तभी डोर पर नॉक हुई और अगले ही पल
उसका असिस्टेंट अंदर आया और अपना सर झुकाते हुए धीरे से बोला, बॉस, वो डील आपको मिल गई। अश्वथ के एक्सप्रेशन बिल्कुल सर्द हो गई और वो चेयर से खड़ा होकर कांच की दीवार के सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी तेज नज़रों से पूरे मुंबई शहर को देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज़ में बोला, एएस को जो चाहिए होता है वो किसी भी कीमत पर चाहिए होता है और उसके लिए एएस कोई भी हद पार कर सकता है। अपने बॉस की इतनी खतरनाक आवाज़ सुनकर बेचारा असिस्टेंट ऐसे डर कर कांपने लगा जैसे उसके बॉस ने उसे काले पानी की सज़ा सुना दी हो। एएस विला। खनक अपने कमरे में बेड पर बैठी मज़े से टीवी देख रही थी। उसने अपनी गोद में एक पिलो कर रखा हुआ था और वो पिलो पर अपनी कोहनी रखे हुए अपने दोनों हाथों को अपने दोनों गालों पर रखे हुए एकटक टीवी स्क्रीन की तरफ देख रही थी। टीवी पर देवों का देव महादेव सीरियल आ रहा था जिसमें शिवजी जी और पार्वती माता की शादी दिखाई जा रही थी। उन दोनों की शादी देखकर खनक गुस्से में मुंह बनाते बोली, शिवजी जी पूरी बारात लेकर पार्वती माता की शादी करने गए थे, लेकिन मेरे एजीओ जी इतने बड़े गरीब निकले। नहीं, गरीब नहीं, महागरीब। कम से कम इंसानों को नहीं तो जानवरों को ही बारात में ले आते। लेकिन लेकिन तभी उसे तभी ध्यान आया उसे कि उसे तो जानवरों से डर लगता है, लेकिन मजाल है कि वो अपनी गलती माने, उल्टा खुद को जवाब देते बोली, तो क्या हुआ, फिर मुझे डर लगता है, मेरे एजीओजी को थोड़ी ना लगता है। कुछ सोचकर स्माइल करते हुए एजीओजी ने मेरे सपनों पर पानी फेरा। अब मैं इनकी कॉफ़ी में पानी मिला कर दूंगी और साथ में गरम मसाला और थोड़ा सा अच्छा सा कलर लाने के लिए हल्दी पाउडर भी। तब जाकर एजीओजी को पता चलेगा कि सपनों पर पानी फेरना किसे कहते हैं। और आज तो मैं इन्हें खाने में करेले के पराठे खिलाऊंगी और साथ में करेले की कड़वी सब्जी भी। कुछ सोचते हुए, नहीं नहीं, वो मेरे एजीओजी हैं, मैं उन्हें इतना कड़वा थोड़ी ना खिला सकती हूँ, वरना शिवजी जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि उनकी भक्त कैसी है। एक काम करूँगी, करेले की सब्जी में चीनी डाल दूँगी तो बिल्कुल मेरी तरह मीठी हो जाएगी। बोलकर खनक खुद में ही शर्मा गई और उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। खनक खुद में ही शर्मा गई और फिर अपने चेहरे से हाथों को हटाकर खुद की तारीफ करते बोली, उफ, मैं कितनी संस्कारी हूँ। अश्वथ जी कितनी किस्मत वाले हैं जिन्हें मुझ जैसी इतनी संस्कारी बीवी मिली है। कनक खुद में अपनी तारीफ की जा रही थी। कनक कमरे से निकलकर किचन में आई। कनक को किचन में देखकर वहां मौजूद सभी कुक्स हैरानी से कनक को देखने लगे। सभी लोगों को इतना हैरान होते देखकर कनक मुंह बनाते हुए धीरे से बोली, ऐसा कद्दू, ऐसा मुंह तो मैं अपने एजी ओजी को देखकर भी नहीं बनाती जैसा ये लोग मुझ जैसी मासूम लड़की को देखकर बना रहे हैं। कुछ सोचते हुए, क्या पता लोग ऐसे ही मुंह को बेचारे सही से मुस्कुरा भी नहीं सकते। कनक खुद में बड़बड़ाई जा रही तभी उसके कानों में एक कुक की आवाज़ पड़ी, मैडम आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए? कनक मुस्कुराते बोली, शिवजी जी कृपा से हमारे पास सब कुछ है, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हम यहाँ शर्माते हुए अपने एजीओजी के लिए सड़े हुए करेले, मेरा मतलब उनके लिए खाना बनाने आई हूँ, इसलिए आप सब लोग बाहर जाइए, मुझे आराम से मेरा काम करने दीजिए। बोलकर खनक ने सबको किचन से बाहर निकाल दिया। कुक्स अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबरा गए क्योंकि अगर ये बात उनके बॉस को पता चली तो फिर उन्हें नौकरी से निकालने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर ना सिर्फ नौकरी, यहाँ तक कि उनकी कोई किसी प्रकार की मदद नहीं करता। लेकिन अगर वो खनक को मना करते तब भी उनकी नौकरी को खतरा था। सभी कुक ये सोच सोच कर बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। वहीं खनक किचन में फ्रिज से करेले निकालकर मुस्कुराते हुए गुनगुनाने लगी। खनक ने मुस्कुराते हुए चीनी का डिब्बा उठाया और करेले की सब्जी में डालते बोली, ये पड़ गई करेले में चीनी, अब इसे खाकर एजीओजी की जबान बिल्कुल मीठी हो जाएगी और जब मैं भी उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलेगा तो वो बिल्कुल मीठा होगा, बिल्कुल मेरी तरह। मुंह बनाते हुए, वरना तो एजीओजी गुस्से में बिल्कुल ज्वालामुखी बने रहते हैं। आज देखना कैसे करेले की सब्जी खाकर मेरी तारीफों के पुल बांधते हैं। अपने कंधे को थपथपाते हुए, हाय शिवजी जी आपकी भक्त कितनी स्मार्ट है, एजी ओजी के तो भाग ही खुल गए कि उनकी शादी मुझसे हो गई, वरना पता नहीं कौन से चुड़ैल से शादी कर लेते। अब जल्दी से करेले के पराठे और मसाले वाली खीर बना लेती हूँ।
बोलकर खनक फिर से अपने काम पर जुट गई। करीब 1 घंटे बाद सब कुछ बनाकर रेडी हो गया और खनक किचन से बाहर निकलकर हॉल में सोफे पर जाकर बैठ गई। अस्वद के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते शाम से रात हो गई, लेकिन अस्वद अभी तक नहीं आया था। खनक टाइम टेबल के पास जाकर अपने पेट पर हाथ रखे बैठी थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। खनक सामने दीवार पर टंगी घड़ी को देखकर मुंह बनाते बोली, ए जी ओ जी, ऐसी कौन सी कमाई कर रहे हैं जो उनके पास घर आने के लिए भी टाइम नहीं है। ये भी नहीं सोचते कि घर पर उनकी इतनी खूबसूरत संस्कारी बीवी उनका इंतज़ार कर रही है, लेकिन उन्हें तो बस अपने काम धंधे से ही मतलब है। बोलते हुए खाकर अजीब अजीब से मुंह बना रही थी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा मासूम लग रही थी। खनक ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, शिवजी जी, अब आपकी कोई चमत्कार कीजिए। आपकी भक्त कब से अपनी एजीओ जी का इंतज़ार कर रही है। उसी वक्त अस्वद फुल एटीट्यूड में अंदर आया। इस वक्त उसका कोट उसके हाथ में था और उसकी स्लीव्स कोने तक फोल्ड थी। इस वक्त उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके सीने के 2 बटन खुले हुए थे, जिसमें उसकी मस्कुलर चेस्ट हल्की हल्की नजर आ रही थी। असद को देखकर कनक जल्दी से अपनी जगह से उठकर उसके पास आई और अपने सर को दुपट्टे से पल्लू से ढककर मुंह बनाते हुए बोली, ए जियो जी, आप कितनी देर से आए। आपको पता है मैं कितनी ज़्यादा भूखी थी, लेकिन आपको क्या, आपको तो अपने काम से फुर्सत नहीं है। फिर आपकी खूबसूरत बीवी चाहे भूख से मरे या फिर मरी जाए। अस्वद गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, डोल जस्ट शट अप। मौत को तुम्हें छूने से पहले एयर्स की इजाज़त लेनी होगी। अगर इतनी भूख लगी थी तो खाया क्यों नहीं। खनक अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखते बोली, तोबा तोबा तोबा, ए जियो जी, मैं आपके खाए बिना कैसे खा सकती हूँ। अगर ऐसा किया तो मेरे शिवजी जी मुझे श्राप दे देंगे। आप मेरे पति परमेश्वर, सड़े हुए मगरमच्छ, कॉकरोच सब कुछ हो। अस्वद का हाथ पकड़ते हुए, अब चलिए, वरना मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगी। बोलकर खनक खींचते हुए अस्वद को डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाने लगी। एएस मैंसन। खनक अस्वद का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल की तरफ लाई और उसे कुर्सी पर बिठाते हुए मुस्कुराकर बोली, मेरे एजीओ जी, आज मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके खाना बनाया है और आपको पूरा खाना है। बोलकर खनक ने अस्वद के सामने प्लेट लगी और उसे खाना सर्व करने लगी। अस्वद बिना एक्सप्रेशन के खनक को देख रहा था। खनक खाना परोसते हुए अपने मन में बोली, आज इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है कि एजी ओजी मेरी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। बोलते हुए खनक मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसकी मुस्कुराहट अस्वद से छुपी नहीं थी, बल्कि खनक के होठों पर मुस्कुराहट देखकर अस्वद के दिल को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। खनक खाना सर्व करने के बाद मुस्कुराते बोली, ए जी ओ जी, जल्दी से खाइए, मैंने कितनी मेहनत से आपके लिए बनाया है। अस्वद ने खनक का चेहरा देखा, जो बड़ी बेसब्री से उसके खाने का इंतजार कर रही थी, और फिर अचानक ही उसने खनक का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच कर बिठा लिया। अस्वद की इस हरकत पर खनक आंखें फाड़े उसे देखने लगी। अस्वद बिना एक्सप्रेशन के खनक से बोला, तुम बहुत ज़्यादा भूखी हो और मुझसे ज़्यादा तुम्हें खाने की ज़रूरत है, इसलिए तुम पहले खाओ। खनक जल्दी से ज़बरदस्ती मुस्कुराकर अस्वद को मना करते बोली, ए जी ओ जी, आपसे पहले मैं कैसे खा सकती हूँ। मुझे अपने शिवजी का शराब नहीं लेना। खाने को देखकर मन में बड़बड़ाते हुए, अम्मा सही कहती थी, मुझे एक भी काम ढंग से नहीं हो सकता। एजी ओजी के लिए तो कड़वा करेला बनाया था, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया। आज तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। बोलते हुए अजीब अजीब से मुंह बना रही थी, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा मासूम लग रही थी। अस्वद खनक के एक्सप्रेशन को देखकर समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। अस्वद के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। अस्वद ने खनक की बातों को इग्नोर किया और खाने का एक बाइट तोड़कर खनक के मुंह में रखते बोला, डोल खाओ। खाने की बाइट जैसे ही खनक के मुंह में पहुंची, उसका पूरा चेहरा कड़वाहट की वजह से बिल्कुल रोने वाला बन गया। खनक बड़ी मुश्किल से अपने मुंह में रखे खाने के लिए बाइट को खा रही थी।
उसका पूरा मुंह कड़वाहट से भर गया था। खनक ने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और जल्दी जल्दी से पानी पीने लगी। पूरा पानी पीने के बाद खनक ने खाली गिलास टेबल पर रखा और गुस्से में अस्वद को घूरते बोली, आप एक नंबर के शैतान एजीओजी हो। आपने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन आप मुझे जानते नहीं। मैं खनक, अपनी शिवजी जी की भक्त हूँ। आपको इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हूँ। पहले चीनी खा लूँ, उसके बाद आपसे लड़ाई करूँगी, बोलकर खनक जल्दी से अस्वद की गोद से उठने की कोशिश करने लगी। अस्वद खनक के दोनों कंधों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी सिडेक्टिव वॉइस में बोला, डॉल, कड़वाहट दूर करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। खनक कुछ समझ पाती इससे पहले अस्वद ने वहीं डाइनिंग टेबल पर साइड में रखे एक कुकीज़ को उठाया और खनक के मुंह में रख दिया और उसके होठों को इंटेंसिटी से देखने लगा। कुकीज़ खाते ही खनक के मुंह की कड़वाहट एकदम दूर हो गई और वो जैसे ही उठने लगी, अस्वद ने उसके दोनों कंधों को मजबूती से पकड़ लिया और उसके लिप्स की तरफ देखते हुए झुकते बोला, टोल, तुमने तो खा लिया, लेकिन मैं क्या खाऊंगा। असद की डबल मीनिंग बातें खनक समझ नहीं पाई और मुंह बनाते बोली, ए जी ओ जी, मैंने आपके लिए कितना सारा खाना बनाया है, मुझे इसे बेचना नहीं है, आपके लिए ही बनाया है। बोलते हुए खनक बहुत मासूम लग रही थी। असवद ने एक नज़र खाने को देखा और फिर खनक के लिप को देखते हुए धीरे से बोला, आई हैव ए क्रेविंग फॉर स्वीट्स, मुझे मीठा खाना है। बोलकर असवद धीरे धीरे खनक के लिप्स की तरफ झुकने लगा। तभी खनक जल्दी से अपना हाथ असवद के लिप्स पर रखकर मासूमियत से बोली, लेकिन मैं कोई खाने की चीज़ नहीं। मुस्कुराते हुए मासूमियत से, मैंने आपके लिए मीठा बनाया है, करेले की मीठी सब्जी, और आपको पता है मैंने उसमें 2 कटोरी चीनी डाली है, वो भी भर भर कर। आपको पता है एजीओ जी, आजकल चीनी कितनी महंगी हो गई है। हमारे यहाँ तो 100 की 1 किलो चीनी मिलती है, मतलब कि 500 ग्राम चीनी 50 रुपये की चीनी डाली है मैंने। बोलते हुए खनक ऐसे मुंह बना रही थी जैसे उसने 50 की नहीं बल्कि 2000 की चीनी खरीद कर सब्जी में डाली है। असवद गुस्से में खनक को घूर रहा था क्योंकि उसकी फालतू बकवास से उसका पूरा बना बनाया मूड खराब हो गया था। वहीं खनक नॉन स्टॉप असवद को बताई जा रही थी कि आज उसने कितना खर्चा किया, और जब असवद से उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो गुस्से में अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और खनक को घूरते हुए बोला, डोल, तुम्हारा हिसाब तो मैं करता हूँ आज, तुम्हें पता चलेगा कि किसी चीज़ की बर्बादी नहीं करते। बोलकर असवद ने खनक को अपनी गोद में उठा लिया और उसे सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगा। वहीं खनक असवद का चेहरा देखते हुए अपने मन में बोली, ए जी ओ जी, कहीं मुझसे 50 तो नहीं मांग लेंगे, लेकिन मेरी क्या गलती। मेरी बिल्कुल गलती नहीं है। गुस्से में मुंह बनाते हुए, इतनी मेहनत से खाना बनाया, जब खाना खाना ही नहीं था तो फ़ोन करके बता देते, बेफालतू में पूरे खाने का सत्यानाश कर दिया। शैतान एजी ओजी। एस मैंसन, असवद का रूम। असवद खनक को कमरे के अंदर लाया और उसे धीरे से ज़मीन पर उतारकर कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगा। खनक के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसका चेहरा लाल होने लगा। शर्म या गुस्सा, ये तो सिर्फ उसे ही पता था। असवद खनक के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। खनक अपने चेहरे पर ढेर सारी मासूमियत लिए उसे देख रही थी। असवद ने खनक की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने बेहद करीब कर लिया और उसके गाल पर अपनी 2 उंगलियां चलाते हुए बोला, डॉल, तुम्हें हिसाब करना तो बहुत अच्छे से आता, अब मैं तुम्हारा करता हूँ। आज तुमने जितना भी नुकसान किया है उसकी भरपाई भी तो तुम्हें करनी होगी। बोलते हुए असवद दीवान की भरी नज़रों से खनक का चेहरा एकटक देखते जा रहा था। असवद की करीबी से खनक को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका मुंह सिल दिया हो। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। असवद खनक के एक्सप्रेशन को देखकर तिरछा मुस्कुराया और उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर उसके ओठों को अपने ओठों के करीब लाते हुए अपनी डिटेक्टिव आवाज़ में बोला, टोल, मीठे का नुकसान तो मीठा ही कवर करेगा। खनक के निचले होठ पर अपनी उंगली फेरते हुए, टोल, तुम्हारे होठों में जो मिठास है वो किसी और चीज़ में नहीं है। हमेशा नॉन स्टॉप बोलने वाली भूत बने असवद को हैरानी से देखे जा रही थी। असवद ने अपने एक हाथ से खनक के सर पर रखा दूसरा दुपट्टा उतारकर ज़मीन पर फेंक दिया
और उसकी पतली कमर को अपने एक हाथ से पकड़कर उसे बिल्कुल खुद से चिपका लिया और अपना एक हाथ बेहद दीवानगी से कनक के गोरे मासूम चेहरे पर फेरने लगा। अस्वद की लंबी लंबी उंगलियां जैसे ही कनक के गालों को छूती, कनक की पूरी बॉडी डर से सिहरने लगती और उसके रोंगटे खड़े हो जाते। उसने डर से अपनी पलकें झुका लीं और मन ही मन अपने शिवजी जी को याद करते हुए बोली, शिवजी जी, मैं आपकी कितनी बड़ी भक्त हूँ। दिन भर आपका ही नाम लेती रहती हूँ। पता नहीं मेरे एजी ओजी ने कौन सा नशा कर लिया है, लेकिन आप हो ना, आप तो सबकी रक्षा करते हो। मुझे भी एजी ओजी से बचा लीजिए, वरना इन्हें देखकर तो लग रहा है जैसे मुझे पूरा निगल जाएंगे। इसलिए प्लीज़ बचा लीजिए। आज के बाद कोई भी फालतू बकवास नहीं करूँगी। वैसे तो मुझे पता है कि मैं कोई फालतू बकवास करती ही नहीं, लेकिन फिर भी आपसे क्या किसी से भी कोई शिकायत नहीं करूँगी। प्लीज़ बचा लीजिए। बोलते हुए कनक का चेहरा बिल्कुल रोने वाला बन गया था। अस्वद आज पूरी तरह से कनक को खुद में समा लेना चाहता था। सारी दुनिया को दूरियों को मिटा देना चाहता था, ताकि उन दोनों के बीच कोई भी फासला ना रह जाए। अस्वद ने अगले पल अपने हाथ उठ कनक के सॉफ्ट होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। कनक की भी हैरानी से चौड़ी हो गई। उसकी आंखों के सामने वो सीन नाचने लगा जब अस्वद ने उसे पहली बार किस किया था। अस्वद का एक हाथ कनक की टी शर्ट के अंदर उसकी गोरी कमर से उसकी गोरी पीठ पर धीरे से इधर उधर नाच रहा था। वो कनक के नीचे उठ को जक करते हुए उसे किस कर रहा था। करीब करीब 20 मिनट बाद अस्वद ने कनक के निचले होठ को बाइट करके छोड़ दिया, लेकिन उससे अलग नहीं हुआ। कनक का पूरा चेहरा लाल हो गया था और वो छुटते ही जोर जोर से सांस लेने लगी। अस्वद बेहद दीवानगी से कनक के चेहरे के होते हुए उसकी पूरी बॉडी को देख रहा था। कुछ मिनट बाद जब कनक नॉर्मल हुई तो गुस्से मुंह बनाते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे मुझे किस करने की, मेरे शिवजी जी। कनक कुछ मिनट के लिए ये बिल्कुल भूल गई थी कि सामने कोई और नहीं बल्कि उसका पति खड़ा है। अस्वद की आंखें सर्द हो गई और वो गुस्से में कनक के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बेहद खतरनाक आवाज़ में डोला, डोल शाह, बोल रही हो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा पति और तुम्हारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तुम्हारे एजीओजी खड़े हैं। कनक ने अपने माथे पर हाथ मारा पर अपने मन में बोली, शिवजी जी, मेरी याददाश्त तो बहुत कमज़ोर हो गई है, अपने एजी ओजी को ही भूल गई, माफ़ करना। अस्वद कन्फ्यूजन से कनक की सारी नौटंकी देख रहा था और ये सारी नौटंकी उसके दिल पर घाव कर रही थी। कनक की हर एक अदा उसके जहन में उतर रही थी। कनक अभी अपनी स्विच से बात करने में ही व्यस्त थी कि अस्वद ने कनक के गले पर अपने होंठ रखकर बाइट कर लिया। कनक एकदम से चीख पड़ी और हैरानी और गुस्से से मिले जुले एक्सप्रेशन से अस्वद को देखने लगी। अस्वद कातलाना तरीके से मुस्कुराया और अपना हाथ ही गर्दन के पीछे ले जाकर उसे कनक के बालों का बनाया जूड़ा खोल दिया, जिससे उसके घने लंबे बाल उसकी पीठ पर लहराने लगे। अस्वद अपना सर के बालों को घुसाकर उसके बालों को स्निफ करते बेहद दीवानगी से बोला, डॉल। अस्वद की आवाज़ धीमी थी, लेकिन फिर भी कनक के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी रीढ़ की हड्डी कांप गई। कनक ने डर से अपने टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया और कसकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। अस्वद हल्का मुस्कुराया और कनक के माथे से लेकर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। अस्वद फिर नीचे आया और कनक के गले कंधे पर किस करने लगा। कनक ने बेचैनी से उसकी शर्ट को अपनी दोनों मुट्ठियों में भर लिया। अस्वद ने फिर कनक को अपनी गोद में उठा लिया। कनक ने झट से अपनी दोनों आंखें खोल दी और गिरने की डर से जल्दी से उसके गले में अपनी दोनों बाहें लपेट दी। अस्वद ने धीरे से कनक को बेड पर लेटा दिया और उससे दूरों को अपनी शर्ट निकालने लगा। कनक उसकी इस हरकत पर लगभग चीखते बोली, छी, आप कितने बड़े बेशर्म हो, बोलकर कनक जल्दी से दूसरी तरफ पलट गई। अस्वद ने गुस्से में अपनी शर्ट को निकालकर जमीन पर एक कोने में फेंक दिया और बेड के पास आकर कनक के ऊपर झुककर उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने करते बोला,
आफ्टर ऑल बेशर्म का खिताब दे ही दिया है तो आज सारी बेशर्मी तुम्हें एक साथ दिखा देता हूँ। और वैसे भी तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो तो तुमसे कैसी शर्म। बोलते हुए अश्वत्थ के होठों पर एविल स्माइल थी। कनक कुछ समझ पाती अश्वत्थ ने झटके से उसकी टी शर्ट को फाड़ कर फेंक दिया। कनक ने चीखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने सीने को कवर कर लिया और गुस्से में अश्वत्थ को घूरने लगी।